डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत दो गुणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अध्ययन के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया और उसके परिणाम के आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रस्तुत किया। किसी क्रॉस के दोनों पेरेंट आपस में बहुत से गुणों के लिए भिन्न हो सकते हैं, परंतु मेंडल ने मटर के दो पौधों को चुना जो आपस में दो गुणों के लिए स्पष्ट रूप से भिन्न थे और इस संकरण से प्राप्त F1 और F2 के पौधों को केवल इन्हीं दो गुणों पर अध्ययन किया था। इस क्रॉस के लिए मेंडल ने मटर में दो गुणों का चुनाव किया, बीज का आकार और बीज पत्र का रंग। इसके लिए दो पौधों का चयन किया, अर्थात पहले पेरेंट के बीज का आकार गोल था तो दूसरे का झुर्रीदार था। पहले पेरेंट के बीज पत्र का रंग पीला था तो दूसरे पेरेंट के बीज पत्र का रंग हरा था। अतः सामान्य रूप से प्रथम पेरेंट को गोल पीला कहते हैं तथा दूसरे पेरेंट को झुर्रीदार हरा कहते हैं। और झुर्रीदार हरा में संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी के सभी पौधों के दाने गोल थे और उनके बीज पत्र पीले थे। मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के परिणाम के अनुसार ही दोनों प्रभावी यानी डोमिनेंट लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए, परंतु दूसरी पीढ़ी के कुल 556 पौधों में से 315 पौधों के दाने गोल पीले थे, 108 पौधों के दाने गोल हरे थे, 101 पौधों के दाने झुर्रीदार पीले थे तथा केवल 32 पौधे ऐसे थे जिनके दाने झुर्रीदार तथा बीज पत्र हरे थे। मेंडल ने दूसरी पीढ़ी के पौधों में 9331 का अनुपात पाया। मेंडल ने इसी प्रयोग को पुनः दोनों गुणों को अलग अलग अध्ययन किया तो पाया कि बीज के आकार के लिए 12 पौधे गोल बीज पैदा करते हैं और 4 पौधों के दाने झुर्रीदार थे। अतः गोल और झुर्रीदार का अनुपात 3 और 1 का देखा गया। दूसरा गुण बीजपत्र के रंग के लिए भी इसी क्रॉस में 12 पौधों के दानों के बीजपत्र पीले थे और 4 पौधों के बीजपत्र का रंग हरा था। अतः इस गुण के लिए भी 3:1 का अनुपात मिला। के सिद्धांत के आधार पर इस क्रॉस के परिणाम की व्याख्या की। प्रायिकता के एक सिद्धांत के अनुसार दो स्वतंत्र घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए किसी एक सिक्के को उछालने पर हेड गिरने की प्रायिकता 1/2 होती है, परंतु दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो दोनों सिक्कों के एक साथ हेड गिरने की प्रायिकता 1/2 गुण 1/2 बराबर 1/4 होगी। इस प्रयोग में मेंडल ने देखा कि दो गुणों के लिए F2 अनुपात 9331 है और अलग अलग गुणों के लिए 3:1 है। अतः 3:1 गुणे 3:1 इक्वल टू 9331। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों गुण आपस में स्वतंत्र हैं। इस स्लाइड में भी प्रायिकता के सिद्धांत को उपयुक्त पाया गया। जैसे डाई हाइब्रिड के कुल 16 F2 पौधों में 9 पौधे जिनके दाने गोल तथा बीजपत्र पीले थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3/4 पौधे गोल मिले थे तथा 3/4 पौधों के बीजपत्र पीले थे। अतः दोनों का गुणनफल 9/16 होता है। इसी प्रकार 16 पौधों में से 3 पौधों के दाने गोल तथा बीजपत्र हरे थे तथा अलग अलग अध्ययन करने पर गोल 3/4 पौधों में तथा हरा बीजपत्र 1/4 पौधों में मिलता है। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों की संख्या अलग अलग अध्ययन से प्राप्त संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। इससे सिद्ध होता है कि बीज का आकार और बीजपत्र का रंग एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है। मेंडल ने इस क्रॉस के लिए भी अल्फाबेट का प्रयोग किया था। यहाँ पर गोल बीज के लिए R जीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि वह प्रभावी है, डोमिनेंट है, कैपिटल R। अतः रिसेसिव झुर्रीदार के लिए स्मॉल r का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दो प्रकार के बीज पत्र हैं, पीला व हरा। पीला डोमिनेंट है, इसके लिए कैपिटल Y का प्रयोग तथा हरा रिसेसिव है, इसके लिए स्मॉल y का प्रयोग किया जा रहा है। मेंडल के अनुसार प्रत्येक कारक जोड़े में होते हैं। इसी प्रकार प्रथम पेरेंट गोल पीला के लिए कैपिटल R कैपिटल Y, R जीन भी जोड़े में होगा, Y जीन भी जोड़े में होगा, लिखा गया है। दूसरा पेरेंट झुर्रीदार हरा के लिए स्मॉल r स्मॉल y लिखा गया है।
पहले पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई तथा दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। मेंडल के अनुसार दो कारकों में से गैमेट में केवल एक ही कारक उपस्थित होता है। इस प्रकार पहला पेरेंट कैपिटल वाई से एक ही प्रकार का गैमेट कैपिटल आर वाई बनेगा। दूसरा पेरेंट स्मॉल वाई भी केवल एक ही प्रकार का गैमेट स्मॉल वाई उत्पन्न करेगा। अतः प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे एक ही प्रकार के होंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। चूंकि कैपिटल वाई दोनों ही डोमिनेंट यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए बीज का आकार गोल होगा और बीज पत्र का रंग पीला होगा। प्रथम पीढ़ी में दोनों कारकों के भिन्न भिन्न एलील उपस्थित हैं, अतः सभी संभव प्रकार के गैमेट बनेंगे। मेंडल ने बताया कि दोनों जोड़ी कारक आपस में स्वतंत्र है, आर्क और वाई दोनों ही जीन आपस में स्वतंत्र है, अतः गैमेट बनते समय दोनों के डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स एक साथ की जाने की आवृत्ति बराबर होगी। उदाहरण के लिए जैसे दो सिक्कों के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे दो सिक्कों को बार बार उछाला जाए तो किसी बार दोनों एक साथ हेड होंगे, किसी बार दोनों एक साथ टेल होंगे तथा किसी बार कोई भी हेड हो सकता है, कोई टेल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर में से कोई एक ही गैमेट में रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से भी कोई एक ही गैमेट में रहेगा। अतः इस प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से चार गैमेट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई के उत्पन्न होने की संभावना बराबर है। मेंडल ने इसी उदाहरण को समझाते हुए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में गैमेट बनते समय एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन के सेग्रीगेशन को प्रभावित नहीं करता है और उनके एलील एक दूसरे के साथ समान रूप से छट जाते हैं। जैसे इसकी एक लाइन की परिभाषा है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन एलेलिक जीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन यानी गैमेट बनते समय जो नॉन एलेलिक जीन्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर एलील है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में एलील है, लेकिन आर और वाई आपस में नॉन एलेलिक जीन्स है, तो ये समान रूप से इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई किसी के साथ जा सकता है। तो एक लाइन की परिभाषा यहाँ आपको दी गई है। अतः इस नियम को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये आपस में समान रूप से छटकर चार गैमेट बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि वो आपस में इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम का पालन करेंगे। दूसरी पीढ़ी के सभी संतानों को दिखाया गया है। प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वसेचन यानी सेल्फिंग होने से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है, अर्थात प्रथम पीढ़ी के नर से निकले परागकण उसी पुष्प की मादा को परागित करते हैं। एक पौधे की सभी कोशिकाओं का जीनोटाइप एक ही होता है, अतः प्रथम पीढ़ी यानी F1 के नर का जीनोटाइप भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तथा मादा का भी जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। इसी कारण से नर और मादा दोनों से ही एक ही प्रकार के गैमेट उत्पन्न होते हैं। नर से भी चार गैमेट बराबर अनुपात में तथा मादा से भी वही चार गैमेट बराबर अनुपात में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि प्रत्येक नर और मादा गैमेट को बीज बनाने के लिए समान अवसर उपलब्ध है, इसलिए चार गैमेट नर गुणे चार गैमेट मादा बराबर 16 प्रकार की संतानों के उत्पन्न होने की संभावना है। क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूर्ण प्रभावी है, कंप्लीट डोमिनेंट है, अतः कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही गोल दाने उत्पन्न करेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर पूर्ण प्रभावी होने से कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों ही पीले बीज पत्र उत्पन्न करेंगे। कुल 16 पौधों में से 9 पौधे गोल पीले, क्योंकि दोनों में ही प्रभावी जीन उपस्थित है। 3 पौधों के दाने गोल और बीज पत्र हरे, क्योंकि यहाँ केवल आर जीन प्रभावी है और वाई जीन रिसेसिव है।
3 पौधे झुर्रीदार पीले क्योंकि इनमें R जीन रिसेसिव है और Y जीन डोमिनेंट है। 1 पौधा झुर्रीदार हरा मिलता है क्योंकि उसमें दोनों ही जीन रिसेसिव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि F2 में पूर्ण प्रभाविता के कारण फिनोटिपिक रेशियो 9331 होता है। पूर्ण प्रभाविता के कारण 4 प्रकार के फिनोटाइप गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे मिलते हैं और इनका अनुपात 9331 होता है। F2 के कुल 16 पौधों में 9 विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप होते हैं, जिनमें से 4 पौधों में 4 जीनोटाइप में दोनों ही जीन प्रभावी होते हैं, अतः वो गोल पीले दाने वाले पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे एक पौधा उन 4 प्रकार के जीनोटाइप में जो पहला जीनोटाइप है जिसमें दोनों ही जीन होमोजाइगस होता है। 2 पौधे ऐसे होते हैं जिसमें R जीन के लिए तो होमोजाइगस है और Y जीन के लिए वो हेट्रोजाइगस है। 2 पौधे जो R जीन के लिए हेट्रोजाइगस है और Y जीन के लिए होमोजाइगस है और 4 पौधे ऐसे मिलते हैं, 4 ऐसे पौधे होते हैं जिनके दोनों ही जीन हेट्रोजाइगस होते हैं। अतः यह कुल मिलाकर इनकी संख्या 9 होती है जो गोल पीले पैदा करते हैं, क्योंकि R और Y दोनों जीन सभी 9 पौधों में उपस्थित हैं। 3 पौधे जो गोल हरे दाने पैदा करते हैं, उनमें से एक पौधा दोनों ही जीनों के लिए होमोजाइगस होता है तथा 2 पौधे जो R जीन के लिए हेट्रोजाइगस होते हैं। 3 पौधे झुर्रीदार पीले दाने वाले, जिनमें से एक दोनों जीन के लिए होमोजाइगस तथा 2 पौधे ऐसे होते हैं जो केवल Y जीन के लिए हेट्रोजाइगस होते हैं। तो कुल 16 पौधों में से एक पौधा जो झुर्रीदार हरा पैदा करता है वह दोनों जीनों के लिए रिसेसिव होमोजाइगस होता है। इस प्रकार कुल 9 प्रकार के जीनोटाइप, F2 में जीनोटाइप 9 प्रकार के होते हैं और जिनका अनुपात होता है 1:4, 1:1:1। अतः 2 जीनों के लिए फिनोटिपिक रेशियो 9331 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:4, 1:1:1 पाया जाता है। 9331 का अनुपात प्राप्त होता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह एक डाई हाइब्रिड रेशियो है, अर्थात यहाँ 2 जीन सम्मिलित हैं। यह दूसरी पीढ़ी का अनुपात है। यह एक फिनोटिपिक रेशियो है और दोनों जीन कंप्लीट डोमिनेंस प्रदर्शित करते हैं, अर्थात होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का प्रभाव एक ही जैसा होता है। जैसे R जीन के लिए कैपिटल R का जो प्रभाव होगा वही प्रभाव कैपिटल R स्मॉल r का होगा। Y जीन के लिए जो कैपिटल Y का प्रभाव होगा वही कैपिटल Y स्मॉल y का होगा। तो कंप्लीट डोमिनेंस की अवस्था में ही जब 2 जीनों का अध्ययन करेंगे तो F2 का फिनोटिपिक रेशियो 9331 होगा। असॉर्टमेंट को प्रमाणित करने के लिए मेंडल ने पुनः डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, जिसमें प्रथम पीढ़ी के पौधे को रिसेसिव लक्षण वाले पौधे से क्रॉस कराया जाता है। टेस्ट क्रॉस की कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण मेंडल ने इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए भी प्रयोग किया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए भी प्रयोग किया था। टेस्ट क्रॉस से उत्पन्न संतानों में जितने प्रकार के फिनोटाइप होते हैं उतने ही प्रकार के जीनोटाइप भी होते हैं और वह उतने ही प्रकार के गैमेट भी उत्पन्न होते हैं। अतः फिनोटाइप को देखकर गैमेट की संख्या और उनके अनुपात को जाना जा सकता है। जैसे प्रथम पीढ़ी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, 4 प्रकार के गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y उत्पन्न करेगा और उनकी संख्या बराबर होगी। अतः टेस्ट क्रॉस से उत्पन्न 4 संतानों की संख्या भी बराबर मिलती है, परंतु यह सुविधा दूसरी पीढ़ी में F2 में संभव नहीं है। F2 में 4 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं और 9 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप में केवल 4 प्रकार के होते हैं, वो कंप्लीट डोमिनेंस की अवस्था में।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस अवस्था में F2 की संख्या बढ़ जाएगी। एक जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या दोनों जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसलिए F2 की संख्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी। लेकिन उसमें टेस्ट क्रॉस के परिणाम में चाहे वो कंप्लीट डोमिनेंस हो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, हम फिनोटाइप को देखकर हम गैमेट की संख्या और उनके अनुपात का पता लगा सकते हैं। तो दोनों ही क्रॉस में मेंडल ने यहाँ 2 क्रॉस बनाया। दोनों ही क्रॉस में मेंडल ने एक पौधा गोल पीला लिया और दूसरा पौधा झुर्रीदार हरा था, परंतु पहले क्रॉस में एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में, परंतु दूसरे क्रॉस में जिसमें पहला पेरेंट हेट्रोजाइगस है जो प्रथम पीढ़ी से लिया गया है, वो 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे बराबर अनुपात में उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट है कि 2 जीनों के लिए हेट्रोजाइगस पौधा 4 गैमेट बराबर अनुपात में उत्पन्न करेगा, और यह तभी संभव है कि जब दोनों जीन आपस में स्वतंत्र हैं और वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार टेस्ट क्रॉस का अनुपात जो होता है वो फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1:1:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1:1:1 होता है, क्योंकि जितने प्रकार के फिनोटाइप होते हैं उतने ही प्रकार के जीनोटाइप भी होते हैं। गैमेट बनने की प्रक्रिया और उसके परिणामों के बारे में है। अतः लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ कोशिका विभाजन के माध्यम से समझाया गया है। मेंडल को कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, परंतु मेंडल के सिद्धांतों को कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के व्यवहार से समझा जा सकता है। यहाँ पर एक कोशिका जिसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित है, इसके द्वारा उत्पन्न गैमेट को दर्शाया गया है। मियासिस की 2 अवस्थाएं होती हैं। गैमेट मियासिस से बनता है जो लैंगिक कोशिकाओं में होता है। तो मियासिस की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक को मियासिस फर्स्ट कहते हैं और दूसरे को मियासिस सेकंड कहते हैं। मियासिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है और मियासिस सेकंड में क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम को लगभग एक ही रंग के थोड़े अंतर से दिखाया गया है। मियासिस फर्स्ट में एक ही कोशिका 2 प्रकार से विभाजित हो सकती है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए तो एक बार में हेड या टेल कोई एक ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक कोशिका का जब विभाजन होता है तो मियासिस फर्स्ट में इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार का हो सकता है। जैसे पहले बार में दिखाया गया है कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y एक तरफ जा रहा है तो स्मॉल r के साथ स्मॉल y जा रहा है, परंतु दूसरी स्थिति में कैपिटल R के साथ स्मॉल y जा रहा है एक तरफ तो स्मॉल r के साथ कैपिटल Y दूसरी तरफ जा रहा है। मियासिस सेकंड में एक कोशिका अपने ही जैसे 2 समान कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, क्योंकि यहाँ क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है और क्रोमैटिड्स पर समान प्रकार के एलील होते हैं। अतः कैपिटल R कैपिटल Y से 2 अपने ही जैसे गैमेट का निर्माण होगा, कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R कैपिटल Y। उसी प्रकार स्मॉल r स्मॉल y भी अपने ही जैसे 2 गैमेट उत्पन्न करेगा। अतः प्रथम प्रकार के विभाजन से कुल 4 गैमेट बनेंगे, जिसमें 2 कैपिटल R कैपिटल Y और 2 स्मॉल r स्मॉल y बनेंगे। दूसरे प्रकार के विभाजन जिसमें कैपिटल R के साथ स्मॉल y जा रहा है और स्मॉल r के साथ कैपिटल Y दूसरी तरफ जा रहा है, वे भी 4 गैमेट उत्पन्न करेंगे, जिनमें से 2 कैपिटल R स्मॉल y होगा तथा 2 स्मॉल r कैपिटल Y होंगे। यहाँ यह स्पष्ट है कि कोई एक कोशिका कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y केवल 2 ही प्रकार के गैमेट उत्पन्न करती है, परंतु ढेर सारी लैंगिक कोशिकाओं में जब एक साथ विभाजन होता है तो चारों प्रकार के गैमेट मिल जाते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर एक बार में हेड या टेल में से एक ही मिलता है, परंतु ढेर सारे सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो हेड और टेल का अनुपात लगभग बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से 4 गैमेट बराबर अनुपात में प्राप्त हो जाते हैं। यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक भौतिक आधार है। यदि 2 जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पालन करेंगे। मेंडल को गुणसूत्रों के बारे में पता नहीं था, परंतु आज हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 2 जीनों का स्वतंत्र व्यवहार उनके अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होने के कारण होता है।
बताया गया है कि मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए 7 गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन की गुणसूत्रों पर स्थिति कहाँ है। जैसे बीज पत्र का रंग व बीज का रंग दोनों ही एक ही गुणसूत्र पर नंबर 1 पर स्थित है। इसी प्रकार बीज का आकार, तने पर फूल की स्थिति और पौधे की लंबाई, तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र संख्या 4 पर स्थित है। अतः इन गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाए जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित हैं, तो वे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं होंगे। इस स्थिति को, जिसमें एक ही गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं तथा कोशिका विभाजन की स्थिति में एक ही गैमेट में चले जाते हैं, इनको लिंकेज कहते हैं। अतः लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों ही एक दूसरे के लिए विपरीत अर्थ रखते हैं। मेंडल ने प्रायिकता के आधार पर दूसरी पीढ़ी के विभिन्न प्रकार के संतानों की गणना के लिए विभिन्न फार्मूला दिए थे। जैसे मेंडल ने बताया कि विभिन्न प्रकार के गैमेट की संख्या 2 की पावर n होती है। F2 के कुल पौधों की संख्या 4 की पावर n होती है। विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप 3 की पावर n। कंप्लीट डोमिनेंस की स्थिति में विभिन्न प्रकार के फिनोटाइप 2 की पावर n। यदि डोमिनेंस इनकम्प्लीट हो या ओवर डोमिनेंस हो तो विभिन्न प्रकार के फिनोटाइप की संख्या 3 की पावर n हो जाएगी। कंप्लीट होमोजाइगस पौधों की संख्या 2 की पावर n। सभी डोमिनेंट जीन के लिए होमोजाइगस की संख्या 1 की पावर n अर्थात 1 ही होता है। इसी प्रकार सभी जीनों के लिए रिसेसिव जीन के लिए होमोजाइगस पौधों की संख्या 1 होती है। सभी जीनों के लिए हेट्रोजाइगस पौधों की संख्या का फार्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पर n का अर्थ है कि कितने जीनों के लिए दोनों पेरेंट आपस में भिन्न हैं। F1 में जितने जीन हेट्रोजाइगस होते हैं उनको हमें मानते हैं कि उतने ही जीनों के लिए दोनों पेरेंट आपस में भिन्न हैं। फार्मूला को याद रखने के लिए किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन करते हुए आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई का वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम पीढ़ी कैपिटल T स्मॉल t से 2 गैमेट बनेंगे तो फार्मूला 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर n, क्योंकि 2 गैमेट बनाता है तो एक जीन का जो भी संख्या है उसी से फार्मूला बन जाता है। F2 में कुल 4 संतानें प्राप्त होती हैं, अतः F2 के कुल पौधों की संख्या 4 की पावर n हो जाएगी। यहाँ पर 3 प्रकार के जीनोटाइप है, कैपिटल T स्मॉल t। तो F2 में विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप की संख्या का फार्मूला 3 की पावर n हो जाएगा। यह एक कंप्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है, अर्थात कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t दोनों पौधों की लंबाई समान होती है। अतः 2 ही प्रकार के फिनोटाइप यहाँ मिलते हैं, लंबा और बौना। अतः F2 में विभिन्न प्रकार के फिनोटाइप की संख्या का फार्मूला 2 की पावर n बन जाता है। डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस होता है, जैसे जहां पर डोमिनेंट होमोजाइगस का प्रभाव हेट्रोजाइगस से भिन्न होता है। इसके लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कि यदि लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस सफेद फूल वाले पौधे से किया जाए तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी फूल उत्पन्न होते हैं। अर्थात कैपिटल R की उपस्थिति के कारण रंग तो लाल होता है, लेकिन रंग जो है लाल और सफेद का बीच का होता है, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो यह एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक अच्छा उदाहरण है। इस स्थिति में F2 के कुल 4 पौधों में से एक पौधा लाल फूल क्योंकि वो कैपिटल R है, 2 पौधे गुलाबी क्योंकि वो कैपिटल R स्मॉल r है, तथा एक पौधा सफेद रंग वाले फूल उत्पन्न करेगा। इस प्रकार F2 में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 हो जाता है। इस स्थिति में 3 प्रकार के फिनोटाइप मिलते हैं, अतः विभिन्न प्रकार के फिनोटाइप की संख्या का फार्मूला 3 की पावर n हो जाता है और कंप्लीट डोमिनेंस में 2 की पावर n होता है। यहाँ 3 प्रकार के फिनोटाइप मिलते हैं तो फार्मूला 3 की पावर n होता है। 3 प्रकार के जीनोटाइप में से 2 होमोजाइगस होते हैं, अतः कंप्लीट होमोजाइगस पौधों की संख्या 2 की पावर n होती है। 2 होमोजाइगस डोमिनेंट जीन के लिए होमोजाइगस और रिसेसिव जीन के लिए होमोजाइगस, तो होमोजाइगस पौधों की संख्या 2 की पावर n हो जाती है। पौधों में से 2 पौधे होमोजाइगस और 2 हेट्रोजाइगस होते हैं।
दो होमोजाइगस पौधों में से एक पौधा डोमिनेंट जीन के लिए और एक पौधा रिसेसिव जीन के लिए होमोजाइगस होता है। अतः डोमिनेंट जीन के लिए होमोजाइगस पौधों की संख्या फार्मूला 1 की पावर n अर्थात एक ही होगी। इसी प्रकार रिसेसिव जीन के लिए होमोजाइगस पौधों की संख्या एक मिलती है तो फार्मूला भी 1 की पावर n अर्थात 1 ही होगा। सभी जीनों के लिए हेट्रोजाइगस पौधों की संख्या हमेशा 2 होती है तो फार्मूला भी 2 की पावर n हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि जीन के अध्ययन के लिए 2 पौधे हेट्रोजाइगस हैं और ये खास बात है कि यह फार्मूला उसी जीनोटाइप के लिए लागू होता है जहां सभी जीन हेट्रोजाइगस होते हैं। इस स्लाइड में एक प्रश्न दिया गया है जिसमें F1 पौधे का जीनोटाइप दिखाया गया है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E कैपिटल E। F2 पीढ़ी के 5 पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है और ज्ञात करने के लिए आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस संकरण से दोनों पेरेंट आपस में कितने जीनों के लिए भिन्न है। F1 में जितने जीन हेट्रोजाइगस होते हैं उतने ही जीनों के लिए दोनों पेरेंट आपस में भिन्न होते हैं। F1 में 5 जीनों का उल्लेख है परंतु केवल 4 ही जीन हेट्रोजाइगस अवस्था में है। अतः F2 में कुल पौधों की संख्या 4 की पावर n, फार्मूला आपको बताया गया है कि F2 के कुल पौधों की संख्या 4 की पावर n अर्थात 256 होगी। F2 का पहला जीनोटाइप में आपको बताना है कि इस प्रकार के जीनोटाइप की F2 में कितनी संख्या होगी। तो इस पहले जीनोटाइप में 4 जीन हेट्रोजाइगस अवस्था में है और आपको यह भी पता है कि प्रत्येक हेट्रोजाइगस जीन की संख्या F2 में 2 होती है। अतः इस पौधे की संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार यानी 16 होगी। तो 256 पौधों में यह जीनोटाइप प्रकार के पौधे की संख्या 16 होगी। इसी प्रकार जो दूसरा जीनोटाइप है उसमें केवल 2 जीन हेट्रोजाइगस हैं अतः इसकी संख्या 4 होगी, 2 गुणे 2। 256 पौधों में 4 पौधे इस प्रकार के जीनोटाइप वाले मिलेंगे। तीसरा पौधा जिसमें केवल एक ही जीन हेट्रोजाइगस है अतः इसकी संख्या 2 होगी 256 पौधों में। चौथा पौधा जिसमें कोई भी जीन हेट्रोजाइगस नहीं है अर्थात सभी जीन होमोजाइगस हैं अतः सभी जीनों के लिए होमोजाइगस पौधों की संख्या 1 होगी क्योंकि कोई जीन हेट्रोजाइगस नहीं है। पांचवा पौधा जो दिया गया है जिसमें 3 जीन हेट्रोजाइगस हैं अतः 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 होगी। इस प्रकार के जीनोटाइप 256 पौधों में 8 मिलेंगे। कुछ दिए हुए जीनोटाइप से गैमेट बनाने कैसे बनाया जाता है ये समझाया जा रहा है। जैसे पहला उदाहरण है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d में कुल 4 जीन हैं अतः चारों ही जीन हेट्रोजाइगस है। तो कुल गैमेट की संख्या का फार्मूला 2 की पावर n होता है यानी 2 की पावर 4 अर्थात 16 होगी। गैमेट बनाने के लिए आप निम्नलिखित विधि का प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं जो जान सकते हैं। जो जीन हेट्रोजाइगस होता है उससे 2 गैमेट बनते हैं अतः दोनों एलीलों को अलग अलग बांट देते हैं। जैसे कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अलग अलग गैमेट में जाएंगे। लायाफ सेग्रीगेशन में मेंडल आप समझा चुके हैं क्योंकि एक जोड़ी कारकों में से एक ही कारक गैमेट में जाता है। इसी प्रकार कैपिटल B और स्मॉल b अलग अलग गैमेट में जाएंगे परंतु कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल A के साथ भी जाएंगे और स्मॉल a के साथ भी जाने की संभावना बराबर है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी प्रकार कैपिटल C और स्मॉल c सभी गैमेटों में समान रूप से जाएंगे। कैपिटल D और स्मॉल d सभी संभव गैमेटों में उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार कुल 16 प्रकार के गैमेट बनते हैं। यहाँ पर 4 जीनों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रदर्शित किया जा रहा है। केवल 2 ही जीन हेट्रोजाइगस है। यहां पर A जीन हेट्रोजाइगस है और D जीन हेट्रोजाइगस है अतः गैमेट की संख्या 2 की पावर 2 क्योंकि फार्मूला 2 की पावर n है तो कुल गैमेट 4 बनेंगे। जो जीन होमोजाइगस है वह केवल एक गैमेट बनाएगा। इसलिए यहां दिखाया गया है कि B और C स्मॉल b और कैपिटल C दोनों होमोजाइगस है तो ये सभी गैमेट्स में स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल b कैपिटल C
स्मॉल बी कैपिटल सी उपस्थित है। कि जो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए हेट्रोजाइगस है तो आधे में कैपिटल ए रहेगा, आधे में स्मॉल ए रहेगा। तो कुल 4 गैमेटों में 2 में कैपिटल ए है, 2 में स्मॉल ए है। कैपिटल डी स्मॉल डी हेट्रोजाइगस डी जीन है तो 2 में कैपिटल डी है और 2 में स्मॉल डी है। तो इस प्रकार से हम गैमेट बना सकते हैं। इस उदाहरण में, तीसरे उदाहरण में आप यहां देख सकते हैं कि एक ही जीन हेट्रोजाइगस है। तो एक जीन हेट्रोजाइगस है तो गैमेट का फार्मूला 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 ही गैमेट बनेंगे। यहाँ केवल बी जीन हेट्रोजाइगस है तो एक गैमेट में कैपिटल बी, दूसरे गैमेट में स्मॉल बी। ए है और सी और डी, ये स्मॉल ए, कैपिटल सी, कैपिटल डी तीनों होमोजाइगस है तो ये दोनों ही गैमेट में रहेंगे। हेट्रोजाइगस नहीं है, अतः विभिन्न प्रकार के गैमेट की संख्या 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होगी। अतः यह होमोजाइगस जीनोटाइप है जो सदैव एक प्रकार के गैमेट पैदा करता है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि गैमेट की संख्या यहां नहीं बताया जा रहा है, गैमेट का प्रकार बताया जा रहा है। एक कोशिका से मियोसिस के द्वारा गैमेट बनते समय 4 कोशिकाएं यानी 4 गैमेट बनते हैं। तो हर कोशिका 4 ही गैमेट बनाएगा। लेकिन इस फार्मूले से गैमेट कितने प्रकार के होंगे, जैसे होमोजाइगस कैपिटल आर केवल एक ही प्रकार का बनाएगा, स्मॉल आर केवल एक प्रकार का बनाएगा, लेकिन गैमेटों की संख्या सब में बराबर होती है। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ तथ्यों को मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे 9331 एक F2 फिनोटाइपिक रेशियो है जो 2 गुणों के अध्ययन से प्राप्त होता है जहां पर कंप्लीट डोमिनेंस होता है, परंतु कभी कभी एक गुण के अध्ययन से भी यह अनुपात प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण यहां दिया गया है, मुर्गी में कलगी का आकार। यहां पर 2 जीन है, एक पी जीन है, एक आर जीन है। पी जीन पी प्रकार की कलगी बनाता है, आर जीन आर प्रकार की कलगी बनाता है। जहां दोनों ही जीन रिसेसिव होते हैं वो सिंगल प्रकार की कलगी मुर्गी में बनती है, और जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ उपस्थित रहते हैं तो एक नए प्रकार की कलगी बनती है जिसको वॉलनट कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने 2 गुणों के अध्ययन करके 9331 का रेशियो निकाला था या दिया था, परंतु आज हमको कभी कभी उदाहरण मिल जाता है कि एक गुण के लिए भी 9331 का रेशियो मिल जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 9331 तभी मिलेगा जब 2 जीन सम्मिलित हो। गुण एक हो सकता है लेकिन 2 जीनों का होना जरूरी है, दोनों जीन अपूर्ण प्रभाविता कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हों, और तभी आपको 9331 का रेशियो मिलेगा। यहां पर अलग अलग आपको यहां ये बताना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो जीन का होता है या क्रोमोसोम का होता है। चूंकि मेंडल को गुणसूत्रों के बारे में, मियोसिस के बारे में, जीन के बारे में पता नहीं था, तो मेंडल ने केवल अपने कारकों का व्यवहार इंडिपेंडेंट देखा। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो वास्तव में गुणसूत्रों का है। 2 गुणसूत्र जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा व्यवहार करते हैं वो इसलिए करते हैं कि 2 अलग अलग गुणसूत्रों पर होते हैं। तो एक ही गुणसूत्र पर जो 2 जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गुणसूत्रों का है, न कि जीनों का है। हमारे इस प्रेजेंटेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले प्रेजेंटेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न हो या आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें।